वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने लगातार बात जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को इजराइल धमकी दे रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा था कि सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और दरअसल इसी के बाद ईरान ने अपने पूरे इस वॉर प्लान को बदला है और अब तक पिछले 5 दिनों से लगातार जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहा जा रहा था ईरान की तरफ से, उसे अब ओपन डिक्लेरेशन कर दिया गया है वॉर का। और ये देखिए खामनेई साहब की तस्वीरें भी आपके सामने। तो ओपन डिक्लेरेशन अब हो चुका है, वॉर का बाकायदा साफ किया गया है। अचल मल्होत्रा साहब, सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा खामनेई का। और दरअसल खामनेई क्या है ईरान के लिए? सुप्रीम लीडर हैं और ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था उसके जनक भी कहे जाते हैं। 1979 के बाद से ईरान कैसे बदला, कट्टरता का एक आरोप उस पर हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च नेता के तौर पर अगर खामनेई को खतरा होगा तो फिर ईरान के वजूद को खतरा होगा। और ऐसे में ये हम देख रहे हैं ईरान का अग्रेशन। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब उनके लिए सर्वाइवल की बात हो गई है। या तो वो सरेंडर कर दे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे हैं और जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जैसे उन्होंने एक छलावा बनाया था कि 60 दिन तक हम बातचीत करेंगे और शायद इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकल आए। और इस 60 दिन में इजराइल पूरी तरह से साइड बाय साइड तैयारी कर रहा था। और जैसे ही 60 दिन खत्म हुए, अटैक हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा कि देखिए, मैंने आपसे कहा था 60 दिन के अंदर फैसला करो। फैसला करो मतलब सरेंडर करो, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मानो। देखिए, आप ये लोग सीरियस नहीं है। अगर आप देखिए ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखते हैं, ईरान ने 2015 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो साइन किया था। उसमें अमेरिका भी पार्टी था, यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज थे, वो भी, उन्होंने भी साइन किया था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। अब सवाल ये है कि अगर आप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हॉल्ट लगाना चाहते हैं तो 2015 में वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका था आपका। अब आप 2000 उसके बाद 4 साल बाद आप दोबारा आए हैं जी। और फिर एक कागज का टुकड़ा ईरान के सामने रख रहे हैं विद मोर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कि आप अपना ये प्लान खत्म कर दीजिए, ये आप सरेंडर कर दीजिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान जाइए। ये एक साइड बाय साइड छलावा है, लेकिन अल्टीमेटली वो, मुझे नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट करवाने का उनका इरादा है। सिंगल साहब, यानी कि ईरान के सामने दो रास्ते थे, सरेंडर यानी कि झुक जाओ, या फिर फाइटिंग करिए, लड़िए। और ईरान लड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का अगला कदम। अब सब इस बात को भी देख रहे हैं कि चीन वैसे तो सपोर्ट कर रहा है, रशिया की से बात वैसे तो हो रही है फोन पर, लेकिन सीधे तौर पर क्या सपोर्ट कर रहा है? थोड़ा सा टाइम लूंगा। यूक्रेन में जब रशिया घिरता हुआ नजर आ रहा था, यूक्रेन जैसे छोटे देश से लड़ते हुए, ईरान के बनाए गए ड्रोन ने रशिया को एज दिया था, कहें कि उसकी दुनिया में इज्जत रख ली थी। तो अब क्या रशिया आएगा डिफेंड करने, सपोर्ट करने ईरान को खुले तौर पर, अगर अमेरिका उधर से आया इजराइल के लिए? इज इट फॉर मी? जी सिंगल साहब। देखिए, ऐसा है कि जहां तक रशिया और चीन का सवाल है डायरेक्ट सपोर्ट करने का, मुझे जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि रशिया पोजीशन में है या विलिंगनेस है उनमें कि डायरेक्ट सपोर्ट करें, क्योंकि वो यूक्रेन में उलझे हुए हैं। और यूक्रेन एक तरीके से अब ईरान से एक फायदा हो गया है, ईरान की इस लड़ाई से, कि सबकी निगाहें जो है यूक्रेन के डिस्प्यूट से हट गई हैं। तो उनका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है अपना नेबरहुड को सिक्योर करने का है मेरे विचार से। दूसरा जो है, जहां तक चीन का सवाल है, चीन जो है मेरे विचार से इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो सके। अभी उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में खड़ा होगा मिलिट्रीली और अदरवाइज, तो उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएसए से होगा और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं अभी इस लायक नहीं है कि वो इस तरह का कन्फ्रंटेशन उनके साथ में कर सके। तो मेरे विचार से चीन जो है चोरी छिपे, जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि 2 जहाज आए, 3 जहाज आए उनका सामान लेकर, कार्गो एयरक्राफ्ट लगातार लैंड कर रहे हैं वहां पर, कार्गो विमान। जी, वो ये लिप सर्विस देता रहेगा। रियलिटी में वो जो है खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सूट भी नहीं करेगा, क्योंकि जो है अल्टीमेटली मेरे विचार से उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर ऑप्शन आए। लेकिन वो चाहेंगे कि ईरान का जो अभी जो स्ट्रक्चर है या जो सरकार है वहां की, वो कंटिन्यू रहे, ताकि उनका इन्फ्लुएंस रहे।
तो इतने तक ही उनका इंटरेस्ट सीमित है, इससे ज्यादा मेरे विचार से वो इंटरेस्ट नहीं है। तो वो केवल डिप्लोमेटिक प्रेशर और थोड़ा कवर्ट ऑपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदु, वॉर नेक्स्ट लेवल पर जाती नजर आ रही है, और ऐसे में अब क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार क्या अब और ज्यादा एडवांस्ड हथियार यहां पर हमें नजर आ सकते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी जिस तरह से नक्शे पे भले ही इजराइल अकेला नजर आए, लेकिन हर मिडिल ईस्ट के देश में अमेरिकी बेसेस या फ्रांस के बेसेस या ब्रिटिश बेसेस वहां पर नजर आ जाएंगे, लेकिन ईरान के साथ वहां कौन खड़ा है? बयान देने में कंडेमिनेशन तो पूरा मिडिल ईस्ट कर रहा है, सारे अरब देश कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट किसका हो रहा है, यह सबको दिख रहा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। जिस दिन से 13 तारीख से इजराइल ने जो स्ट्राइक की, उसके बाद से युद्ध अगले लेवल पे जाता जा रहा है, और आज की डेट में ये हाइपरसोनिक मिसाइल पे आ गया है, और अमेरिका का क्लियर कट थ्रेट, जिसमें वो कहता है कि आपका पूरा एयर स्पेस हमने कंट्रोल किया है, आयतुल्लाह खमैनी की लोकेशन हमें पता है, और हमने B-2 बॉम्बर से जो GBU-57 है वो भी तैयार रखें कि आपके फौर्दों और तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह कर देंगे। और एक तरीके से आह्वान नेतन्याहू ने किया है कि इस्लाम, आप जो ईरान में डिक्टेटरशिप चल रही है, ईरानियन जाग जाओ, तेहरान को खाली करने का दिया है आदेश। तमाम तरीके किस तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो बकल डाउन हो जाए। लेकिन ईरान का जो रिलीजियस लीडर है आयतुल्लाह खमेनी, आज युद्ध का डिक्लेरेशन और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। मेरा मानना है कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से देखना होगा। इस मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करना चाहता है? अमेरिका का पूरा वर्चस्व है, 90,000 सैनिक है, तमाम मिलिट्री स्टेशन है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को वल्नरेबल फील कर रहा है कि अगर ईरान पे इसी तरीके से स्ट्राइक हुई तो उसके मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक और ईरान ही एकमात्र और आखिरी चुनौती। ईरान खत्म तो चुनौतियां खत्म। ब्रिगेडियर शरदिंदु, ईरान खत्म तो चुनौतियां खत्म। जी हाँ, आप इराक की तरह अपने किसी पपेट को बिठाना चाहते हैं वहां पर, और उसी के जरिए आप पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा रखेंगे। ये देखिए, 79 से ये लड़ाई चल रही, जब शाह ऑफ ईरान की तख्ता पलटा हुआ था, और तब से ईरान अमेरिका की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। वो अमेरिका के इंटरेस्ट को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में उसने एक एक्सेसिबिलिटी दी थी चाइना और रशिया को मिडिल ईस्ट में। चाइना ने ही सऊदी अरब और ईरान में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिससे कि वो उस मार्केट को पकड़ सके। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि अमेरिका इस इलाके में और स्ट्रांग हुआ है हमास और इजराइल के युद्ध के बाद से। उसने अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रांग किया है। डियागो गार्सिया को एक बार फिर से उसने एक्टिवेट कर दिया है। रेड सी पे, मेडिटेरियन सी पे, पर्शियन गल्फ पे, तमाम जगह उसके जंगी बेड़े हैं। आज की डेट में एयरक्राफ्ट कैरियर उसने लॉन्च कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका इस रीजन को नहीं जाने दे सकता हाथ में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जितने OIC हैं आज की डेट में, सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री ने ईरान के समर्थन में स्टेटमेंट दिया। भले ही उन्होंने मिलिट्री हेल्प नहीं की, आर्थिक हेल्प नहीं की, लेकिन इजराइल के अटैक को कंडेम किया है। देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बदलते टाइम नहीं लगते हैं। आज की डेट में जितने भी देश हैं वो जीतने हुए हॉर्स के पीछे लगते हैं। अमेरिका और इजराइल अगर डिक्टेट करता है टर्म्स को मिडिल ईस्ट में और ईरान को तहस नहस कर देता है, तो सारे लोग मूक बने रहेंगे। और यही ईरान अगर आज की डेट में इजराइल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक डेडिकेटेड स्ट्राइक करके अपने रिजल्ट को हासिल करता है और अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखता है, तो यही फेंस सेटर आज की डेट में ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। और ब्रिगेडियर दहिया, क्या इसीलिए रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, जी प्लीज शरदीन साहब, ब्रिगेडियर दहिया, क्या इसीलिए हम ये देख रहे हैं इजराइल से इससे पहले कभी ऐसी तस्वीरें नहीं आई कि वहां पर इमारतें खंडर में बन रही हों? इससे पहले मिडिल ईस्ट में अलग अलग हिस्सों से हमने देखी हैं, अलग अलग देशों से देखी हैं, फिलिस्तीन से लेकर इराक तक। लेकिन क्या अब यह माना जाए इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है और अमेरिका उसे सेव करने के लिए आगे आ रहा है, इसलिए यह पिछले 24 घंटों में सिचुएशन बदली है? सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, ब्रिगेडियर दहिया प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ईरान ने जितने भी हमले किए वो बड़े क्रेडिबल हमले किए इजराइल पे। आपकी इमेजेस के अलावा ये पूरे विश्व में खबर है कि इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। मोसाद के इसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, उसकी सिविल पॉपुलेशन पे हमला भी किया, और ये सब उसकी बैलिस्टिक मिसाइल की काबिलियत की वजह से हुआ है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी, अभी एक और पहलू बाकी है, वो है क्या ईरान समुद्र के जरिए अपने ऑपरेशंस करने की काबिलियत रखता है। ईरान के पास एक बड़ी सक्षम नेवी है, लेकिन अभी गल्फ ऑफ ओमान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन एक अगर ईरान ने अमेरिका को और ज्यादा उकसाना है और ये टेस्ट करना है कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होके
पर प्रत्यक्ष ब्रिगेडियर रूप दरिया, से मैं लड़ाई बहुत में माफी के हिस्सा साथ लेगा। रोकूंगा, वक्त की कमी, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे बाकी लोगों से लेना होगा। शुरुआत अचल मल्होत्रा साहब आपसे, क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है इस वॉर में सीधे एंट्री? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का याद होगा आपको, कहा था कि शपथ लेने के बाद सारे युद्ध के मोर्चे मैं बंद करवा दूंगा। बर्नी सैंडर्स हमलावर हैं उन पर। देखिए, अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है जब तक उसका जो है हाथ इजराइल के ऊपर है, वो अपने आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकता है। डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का मतलब है इसके दायरे को इतना बढ़ा देना कि फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्ट मतलब तो ईरान को न्यूट्रलाइज करना है या कमजोर करना है या पंगु बनाना है, तो वो इजराइल के थ्रू बना रहा है और इसी को वो जो है कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर ईरान ने अमेरिका के किसी बेस पे अटैक कर दिया जी और प्रवोक कर दिया अमेरिका को, तो फिर अमेरिका के सिंघल पास साहब, बहुत सिंघल साहब, अभी से तस्वीरें हमने देखी थी कि प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, विरोध हो रहा है उसका। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी, बहुत माफी के साथ बहुत शुक्रिया भी आप लोगों का इस अहम मुद्दे पर बात